बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एक और विषय लेकर आए हैं, पलवन। पलवन किसी निर्धारित विषय, सूत्र, वाक्य, उदाहरण, तर्क आदि को स्पष्ट करने के लिए प्रभावमयी, प्रवाहमयी, प्रभावमयी नहीं, प्रवाह, बहाव जिसको कहते हैं, प्रवाह, सहज व मौलिकता से विस्तार देना ही पलवन विस्तारण या भाव पलवन कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी निर्धारित विषय, सूत्र, वाक्य, उदाहरण या तर्क आदि को स्पष्ट करने के लिए प्रभावमयी व सहज व मौलिकता से विस्तार देना पलवन विस्तारण या भाव पलवन कहलाता है। पलवन और भाव पलवन करने के लिए या विस्तारण करने के लिए कुछ नियम विभिन्न विद्वानों ने निर्धारित किए हैं, जिनको जो है हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं मूल अवतरण। मूल अवतरण या जो पलवन के लिए सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत की गई है उसे मूल अवतरण कहते हैं। मूल अवतरण सूत्र, वाक्य, लोकोक्ति या मुहावरे को बार बार पढ़े। इन सभी को इनको जो है अगर जो कोई पलवन के लिए हमारे सामने कोई मूल अवतरण दिया है या कोई सूत्र दिया है, वाक्य दिया है, लोकोक्ति या मुहावरा दिया है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक और उसको हमें समझना चाहिए। उसको समझने के बाद बार बार पढ़ने के बाद अगले नियम पे चलते हैं। मूल भाव। मूल भाव उपयुक्त जितने भी वाक्य आए, मूल अवतरण, सूत्र, वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरा, जो जिनका हमें पलवन करना है उसी के अंदर निहित जो विचार होते हैं उनको ही मूल भाव कहते हैं। और मूल भाव के जो सहयोगी विचार है, उनसे मिलते जुलते जो विचार है उनको सहयोगी विचार कहते हैं। उनको समझना चाहिए और उनको लिख लेना चाहिए। मूल भाव, उसके बाद जो है अगले नियम पे जाते हैं। मूल भाव या सहयोगी विचारों को एक एक करके एक अनुच्छेद में क्रम से लिखना चाहिए, ताकि हम पलवन के लिए हम एक जो है अवतरण तैयार कर सके। उसके बाद अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, चौथे नियम की ओर। विभिन्न विचारों को, जो विचार सहयोगी विचार है या मूल विचार है, उनको जो है पुष्टि करने के लिए, प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम विभिन्न उदाहरणों का और विभिन्न तथ्यों का प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि हम जो पलवन कर रहे हैं वो जो है स्पष्ट और सरल हो जाए और उसको पढ़ने वाला उसको जो है अच्छी प्रकार से समझ पाए। उसके बाद पांचवें नियम पे चलते हैं। भाव व भाषा जो होते हैं, जो मूल भाव होते हैं और उसकी भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि जिसके लिए हम पलवन कर रहे हैं उसके लिए सरल शब्दावली का प्रयोग करें और स्पष्ट शब्दावली। स्पष्ट शब्दावली यानी कि जो आम बोलचाल की शब्दावली होती है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है, क्योंकि उसके लिए हमें बार बार जो है शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद होता है अलंकार विहीन। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से हमें बचना चाहिए और बौद्धिकता विहीन हो, और हमें अपनी ओर से बौद्धिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ताकि अगर हम अलंकारिकता का और बौद्धिकता का प्रदर्शन करेंगे तो पलवन पढ़ने वाले के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जो है इन दोनों से बचते हुए जो है हम अपने पलवन को जो है स्पष्ट बनाएंगे। अप्रासंगिक व अनावश्यक विस्तार न हो। पलवन लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अप्रासंगिक और अनावश्यक विस्तारों को पलवन में सम्मिलित ना करें, जिससे कि पलवन और भी बोझिल हो जाएगा। इसलिए इन दोनों से बचना चाहिए। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। पलवन लेखक को टीका टिप्पणी अपनी ओर से, पलवन लेखक को अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी, आलोचना से आदि से बचना चाहिए, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी व आलोचना से बचते हुए जो मूल लेखक है, जिसने मूल अवतरण, मूल मुहावरा या मूल तथ्य जो दिया है, उसके मूल भाव को, मूल लेखक के मूल भाव को समझना चाहिए और उससे संबंधित ही विचारों में अपना ताना बाना बुनकर पलवन को जो है समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पलवन की रचना अन्य पुरुष में होनी चाहिए। ठीक संक्षेपण की तरह पलवन को भी हमें अन्य पुरुष में में लिखना चाहिए। इसके बाद अंतिम जो नियम है इसका, पलवन लिखने के लिए
हमें जो है जो निबंध की जो शैली होती है जिसमें विचारात्मकता, विवरणात्मकता और जो है विश्लेषणात्मकता के गुण जो है उसके अंदर होने चाहिए, और वो गुण होंगे तो आप जो है पलवन पढ़ने वाले के लिए जो है एक अच्छा पलवन तैयार कर पाएंगे, और वो जो है एक सूत्र, वाक्य या उदाहरण को या तर्क को बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएगा, और इस प्रकार हमारा पलवन बहुत अच्छा बन जाएगा और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि पलवन का ये छोटा सा व्याख्यान आप सभी को समझ में आएगा और अपना जो है